नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में दी कोरोना कर्फ्यू में ढील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तेज रफ्तार को देखकर संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लगाया था। अब संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती देख सरकार ने ढील देने की शुरुआत भी कर दी है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की सख्त पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों में यह ढील 24 मई से प्रभावी हो गई है। मध्य प्रदेश के 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ सोमवार से छूट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले यह तय किया था कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रहेगा, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ धीरे धीरे छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से पूर्व निर्धारित इसी मानदंड के चलते इन 5 जिलों में 24 मई से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सरकारी कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में अफसर 100% और कर्मचारी की उपस्थिति 25% रहेगी। फल, सब्जी, दवा, दूध, आटा चक्की, राशन दुकान, उचित मूल्य की दुकान, फर्टिलाइजर और कृषि कार्यों से संबंधित दुकानें भी खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग। पूर्व अधिकारियों का राष्ट्रपति को ज्ञापन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि बंगाल चुनाव परिणामों के बाद बंगाल में बड़े स्तर पर हिंसा की गई है। विपक्ष, खासकर भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया है। इसी कड़ी में पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का एक ग्रुप भी जुड़ गया है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के एक समूह ने पश्चिम बंगाल की चुनाव बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन दिया है। इसमें हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी बनाने की मांग की गई है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और तुरंत न्याय मिल सके। यह भी कहा गया है कि चूंकि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए मामलों को एनआईए को सौंप दिए जाने चाहिए, ताकि देश की संस्कृति और एकता पर देश विरोधी हमलों की छानबीन हो सके। ज्ञापन देने वालों में पूर्व जज, पूर्व आईएएस, आईपीएस अधिकारी, एमएसडर और सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर चुनाव बाद हिंसा हुई थी, जिसमें हत्या, बलात्कार और लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इस हिंसा के 15,000 मामलों की रिपोर्ट आई है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं। 23 में से 16 जिलों में हुई इस हिंसा के कारण 4 से 5,000 लोग असम, झारखंड और उड़ीसा पलायन कर गए। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवाती तूफान यास से समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठने का खतरा। बंगाल उड़ीसा में देगा दस्तक। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास 26 मई की सुबह भारतीय तट से टकराएगा। टकराने के दौरान साइक्लोन यास की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अंदेशा है। यह 26 मई की सुबह उड़ीसा के पारादीप और सागर आयरलैंड के बीच बालासोर के आसपास भारतीय तट को पास करेगा। इस चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र की लहरें 2 से 4 मीटर तक ऊंची रह सकती हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान तटीय इलाकों में कच्चे घरों, एस्बेस्टस के घरों के साथ साथ टेलीफोन और बिजली के खंभों पर होने की आशंका है। इसकी वजह से तटीय इलाकों के पास सड़कें, रेल यातायात के साथ साथ एयर ट्रैफिक और पोर्ट और शिपिंग ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित होगा। छुआछूत से नहीं फैलता ब्लैक फंगस, इम्यूनिटी में कमी है मुख के कारण, बोला स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है। इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता है कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कम इम्यूनिटी वाले लोग ब्लैक फंगस और एस्परोजेनेस संक्रमण से संक्रमित होते हैं। ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। यह साइनस, राइनो ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। यह छोटी आंत में भी देखा गया है और अलग अलग रंगों से इसे पहचान देना गलत है।
उन्होंने कहा कि एक ही फंगस को अलग अलग रंगों के नाम से अलग पहचान देने का कोई अर्थ नहीं है। यह संक्रमण यानी छुआछूत कोरोना की तरह नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखें, उबला पानी पिए, नाक के अंदर दर्द परेशानी, गले में दर्द, चेहरे पर संवेदना कम हो जाना, पेट में दर्द होना इसके लक्षण हैं। रंग के बजाय लक्षणों पर ध्यान दें। इलाज जल्दी ही होता है तो फायदा और बचाव जल्दी व निश्चित होता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना का कहर, राजस्थान के 2 जिलों में 600 से अधिक बच्चे संक्रमित। जी हां दोस्तों, कोरोना की मार से यूं तो पूरा देश करहा रहा है, मगर अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होने वाला है। राजस्थान के 2 जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दौसा और डूंगरपुर में बच्चों में कोरोना का संक्रमण परेशान करने वाला है। राजस्थान में कोरोना महामारी की चपेट में बच्चे आने लगे हैं। तीसरी लहर को लेकर जैसी आशंका थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना के से संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। करीब 600 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना के लिए एक और दवा, एक डोज के लिए देना होगा 59,750 रुपए। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचा रखी है। रोजाना हजारों लोगों की जान जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी राहत की खबर आई है। दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला ने रोश इंडिया के एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप भारत में उपलब्ध करा रही है। दूसरी खेप भी जल्द पहुंच जाएगी। रोश इंडिया और सिप्ला ने सोमवार को भारत में रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसकी कीमत 59,750 रुपए प्रति डोज है और जो कोविड-19 के अत्यधिक बीमार मरीजों के इलाज के लिए है। सिप्ला और रोश ने एक संयुक्त बयान में कहा कि एंटीबॉडी कॉकटेल केसरी वीमेव और इमेदेवीमाव की पहली खेप भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरी खेप जून के मध्य तक उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर इन खुराकों से 2 लाख रोगियों का इलाज किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा स्टील की बड़ी घोषणा, कोरोना से कर्मचारियों की मौत पर परिवार को 60 साल तक मिलेगा पूरा वेतन। जी हां दोस्तों, कोरोना से देश में लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई है और इससे तमाम परिवारों पर वज्रपात हो गया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के पति या पत्नी अकेले हो गए और बच्चे बेसहारा हो गए हैं। ऐसे में उनको राहत देने के लिए कॉरपोरेट कंपनी तरह तरह के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में टाटा स्टील ने एक बड़ा ऐलान किया है। टाटा स्टील ने ऐलान किया है कि वे कोरोना से होने वाले अपने किसी भी कर्मचारी की मौत पर उसके आश्रितों को मृत कर्मचारी की 60 साल की उम्र तक पूरी सैलरी देती रहेगी। यही नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम भी कंपनी करेगी और ऐसे परिवारों को मेडिकल और आवास सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। टाटा स्टील प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मदद करने की हर संभव पहल कर रही है ताकि कंपनी में कार्यरत हर कर्मचारी का भविष्य बेहतर हो। टाटा प्रबंधन ने कहा है कि यदि कोरोना के कारण किसी कर्मचारी की मौत होती है तो टाटा स्टील उसके आश्रितों को 60 वर्ष तक पूरा वेतन देगी। इसके अलावा सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उसके बच्चों के भारत में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ी। जी हां दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दी है, जो कि पहले 500 रुपए प्रति बोरी थी, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 14,775 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद किसानों को खेती का यह पोषक तत्व 1200 रुपए प्रति बोरी की पुरानी दर पर उपलब्ध हो। पीएमओ के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हाल ही में पीएम किसान कार्यक्रम के तहत किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर।
बदल गया है कोरोना वैक्सीन लगवाने का नियम। स्लॉट बुक किए बिना 18 से 44 साल वालों को लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब नियम को बदल दिया है और अब इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। 18 साल से 44 साल की उम्र के वैक्सीनेशन के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा होगी। अब 18 से 44 साल के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन ले सकेंगे। हालांकि कोविन पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीन में मुसलमानों के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है सरकार। जी हां दोस्तों, चीन के सिंजियांग प्रांत में नियोजित तरीके से उइगर मुसलमान ही नहीं पूरे मुस्लिम समाज के ही अस्तित्व को समाप्त किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। यहां की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम को 2017 से जेल में बंद किया हुआ है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका व पश्चिमी देशों ने सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों के अत्याचार को नरसंहार की संज्ञा दी है। यहां पर अब मुस्लिमों की ऐसी जमात तैयार की जा रही है जिनकी विचारधारा पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी की हो। उन्हीं के माध्यम से चीन अपनी छवि साफ करने का प्रयास कर रहा है। क्यूडो न्यूज के अनुसार सिंजियांग प्रांत के काशगर शहर में ईदगाह मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 20,000 तक नमाजी एक साथ नमाज कर सकते हैं। यहीं के इमाम को चीन ने पहले अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया। जब वह नहीं माना तो उन्हें कट्टरपंथ फैलाने के आरोप में 2017 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मस्जिद के इमाम को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कई धार्मिक नेता भी विभिन्न आरोपों में जेल में पड़े हुए हैं। चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यही नहीं, मस्जिद के मौजूदा इमाम भी सरकार की भाषा ही बोल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सिंजियांग में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार बताया गया है। इस संबंध में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश अपने यहाँ प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीन की वुहान लैब से ही फैला कोरोना। महामारी से ठीक पहले अचानक बीमार पड़े थे 3 स्टाफ। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैले 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है इसका सटीक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इस बीच एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 स्टाफ बीमार पड़े थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार रिसर्चर्स की संख्या, समय और अस्पताल जाने से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी गई है। अमेरिका की ओर से यह खुफिया रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बैठक करने जा रहा है जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में अगले चरण की जांच पर चर्चा का अनुमान है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए वुहान गई थी। इस दौरान टीम ने वुहान लैब का भी दौरा किया। इसके बाद WHO ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, कर्नाटक और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तर तट, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों, कोंकण और गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय में भी हल्की बारिश होने के संकेत हैं। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर समुद्र में बहुत तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों को 24 मई को अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है। 24 से 26 मई के बीच उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त का रुख रहा। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 95 रुपए के इछाल के साथ 48,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सिक्योरिटीज के मुताबिक सकारात्मक वैश्विक संकेतों और रुपए के अवमूल्यन के बीच सोने के मूल्य में यह तेजी देखने को मिली है। इससे पिछले सत्र में दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 47,920 रुपए प्रति 10 ग्राम
किलोग्राम पर रहा था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो आज चांदी की कीमत में 154 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे शहर में चांदी की कीमत 70,998 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सत्र में यह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 70,844 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम बढ़त के साथ $1882 प्रति औंस पर चल रहा है। इसी बीच चांदी की कीमत $27.67 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव का। तो दोस्तों आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की है। इंडियन ऑयल के मुताबिक आज किसी भी शहर में पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एक दिन पहले यानी रविवार को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। विभिन्न शहरों में पेट्रोल 15 से 17 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 25 से 29 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ था। आपको बता दें दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के दाम की कीमतों में फिर मामूली इजाफा किया था, जिसके बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 93.21 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 84.7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO से मांगी मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कोविड वैक्सीनेशन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अर्जी दी है। भारत बायोटेक ने WHO में यह अर्जी 19 अप्रैल को दी थी। अब इस पर चर्चा के लिए मई जून का वक्त निर्धारित किया गया है। अगर इस अवधि में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग भी विदेश जा सकेंगे। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने अपनी एंटी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में आवेदन दे दिया है। यह आवेदन इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी तुरंत सुनवाई होने वाले मुद्दों की कैटेगरी में रखा गया है, जिस पर सुनवाई के लिए मई जून का महीना निर्धारित किया गया है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे देता है तो यह भारत की दूसरी वैक्सीन हो जाएगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी S20 मोबाइल पर मिल रही है भारी छूट। जी हां दोस्तों, सैमसंग फोन फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G अमेजन की सेल में जबरदस्त सस्ता मिल रहा है। इस फोन पर HDFC कार्ड पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके साथ ही इस फोन में 21,000 रुपए की भी छूट दी जा रही है। इस फोन की अमेजन में कीमत 44,999 रुपए दिखाई जा रही है। अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इसकी कीमत और कम हो सकती है। इस फोन में तमाम ऐसी खासियतें जो इसे अन्य फोन से अलग बनाती है। आपको बता दें दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमरोल्ड इन्फिनिटी जीरो डिस्प्ले है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है। वहीं 4G वेरिएंट में ओक्टा कोर Exynos 990 प्रोसेसर और 5G वेरिएंट में ओक्टा कोर Qualcomm कोर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है। वहीं दोस्तों इस फोन में 3 कैमरे मिलते हैं और 4500 mAh की बैटरी जो 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, यूपी के किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।